हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मरियम है और मैं 22 साल की हूँ। मैं बीकॉम सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। कॉलेज में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया था तो मैं वापस अपने घर आ गई थी। हॉस्टल से घर आते वक्त हर बच्चा यही सोचता है कि घर जाकर आराम करूंगा, अपनी नींद पूरी करूंगा, पर मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाई। मुझे ना तो घर में आराम मिलता था और ना ही हॉस्टल में। मेरे घर आने के बाद अम्मी कोई काम नहीं करती थीं और सारा काम मुझ पर डाल देती थीं। मेरी गर्मी की छुट्टियां इसी तरह काम करते करते ही बीत जाती थीं। हर दिन की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं थकान की वजह से अपने बेड पर लेटकर आराम कर रही थी। काम की वजह से मेरे पूरे शरीर में दर्द होने लगा था। मैं धीरे धीरे अपने हाथ पैर दबा रही थी ताकि कुछ आराम मिल जाए, और इसी तरह कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पैरों पर उंगलियां फेर रहा है। मैं तुरंत उठकर बैठ गई तो देखा कि सुहेल भाईजान मेरे पैरों के पास बैठे हुए थे। सुहेल भाईजान मेरे सौतेले भाईजान थे। अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी तो सुहेल भाईजान मेरे दूसरे पापा के बेटे थे। मैंने पूछा, अरे भाईजान, आप यहाँ कब आए? वो बोले, बस अभी अभी आया था, पर तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम बहुत थक गई हो, इसलिए तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारे पैर दबाने लगा। मैंने कहा, क्या बताऊं भाई, अम्मी हर बार की तरह इस बार भी पूरे घर का काम छोड़कर गई हैं। कॉलेज की छुट्टियां शुरू होते ही पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाती है, और कुछ दिनों से तो हमारी काम वाली बाई ने भी छुट्टी ले रखी है। ये सब कहते कहते मैं लगभग रोने लगी थी। वो मुझे गले लगाते हुए बोला, अरे मेरी प्यारी बहन, इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम यही बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बना के लाता हूँ। उसे पीकर तुम्हें राहत भी मिलेगी और हाथ पैर में दर्द भी नहीं होगा। भाईजान की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो, कोई तो है जिसे मेरी फिक्र है। वो थोड़ी देर में हल्दी वाला दूध बनाकर ले आए और मेरे मुंह के पास लगा दिया। मैंने धीरे धीरे दूध पिया और ग्लास को साइड टेबल पर रखकर लेट गई। मैं गर्म दूध पीकर अच्छा महसूस कर रही थी। तभी भाईजान बोले, मरियम, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो वो भी बता देना। मैं कुछ देर बाद बाजार जाऊंगा तो वहां से तुम्हारा काम भी कर लाऊंगा। मैं धीरे से मुस्कुराई और बोली, भाईजान, अब बस आप बाहर से खाना ले आना, क्योंकि मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि खाना बना सकूं। वो बोले, तुम बेफिक्र होकर लेटो, अब मैं आ गया हूं तो तुमको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बाहर चले गए। वो काफी देर बाद लौटे और अपने साथ ढेर सारा खाने पीने का सामान लेकर आए थे, जिसमें रात के खाने के लिए सब्जी रोटी, प्रोटीन वाला खाना और घर का बाकी सामान था। वो बोले, मरियम, मैं तुम्हारे लिए प्रोटीन वाला खाना लेकर आया हूं, जिससे तुम्हारे शरीर को और ताकत मिलेगी। मुझे उस समय उन पर बहुत प्यार आया। दुनिया में ऐसे भाई बहुत कम होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं, और फिर वो तो मेरे सगे भी नहीं थे, पर फिर भी मेरी इतनी फिक्र करते थे। मैं मन ही मन उसे ढेर सारी दुआएं देने लगी। वो बोले, अब आओ, मैं तुम्हारे सिर की मालिश कर दूं और तुम सो जाओ। वो मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। मुझे काफी आराम महसूस होने लगा और अब धीरे धीरे बदन दर्द भी कम हो रहा था। मैंने आंखें बंद की और तुरंत ही गहरी नींद में सो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब से सो रही थी। अचानक से अम्मी की आवाज मेरे कानों में पड़ी और मैं उठकर बैठ गई। आंख खुली तो सिर भारी लग रहा था। मैंने घड़ी में समय देखा तो रात के 10 बज रहे थे। उठने के बाद मैं तुरंत बाथरूम चली गई। पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। अगर मैंने बाथरूम की दीवार पर हाथ ना रखा होता तो शायद मैं गिर जाती। फ्रेश होकर जब मैं बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं गई और आराम से कुर्सी पर बैठ गई। मेरी तरफ देखते हुए सुहेल भाई मेरी प्लेट में खाना लगाने लगे और अम्मी से बोले, अम्मी, आजकल आप मरियम से बहुत ज्यादा काम करवा रही हो। अरे, अगर काम वाली बाई ने छुट्टी ले रखी है तो तब तक आप किसी और को काम पर रख लो। ये बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखो, इसका रंग भी पीला पड़ गया है। मेरी हालत वाकई खराब हो गई थी। मैं खुद को बहुत थकी हुई महसूस करती थी। दोस्तों, दिक्कत ये थी कि मेरे अम्मी और पापा दोनों ही काम करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की नौकरी से घर चलाना मुश्किल था, और ऊपर से हमारी पढ़ाई का खर्च भी कम नहीं था। इसलिए मेरी अम्मी भी उसी कंपनी में काम करती थी जहां पापा काम करते थे। मैं और सुहेल भाई दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब गर्मी की छुट्टियों की वजह से हमें घर पर ही रहना पड़ रहा था। मैंने महसूस किया था कि पिछले कुछ दिनों से सुहेल भाई मुझसे कुछ ज्यादा ही घुल मिल रहे थे। वो घर के कामों में मेरी मदद कर देते थे। अगर मैं थक जाती थी तो वो मेरे सिर की मालिश कर देते थे। अगर मैं उसे रोकती तो वो कहता था कि मरियम, तुम दिन भर काम करती हो, क्या मैं तुम्हारी इतनी मदद भी नहीं कर सकता? सुहेल भाई का ये बर्ताव अलग जरूर था, पर इससे मुझे बहुत राहत मिली थी। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मैं अपने होश खो बैठी थी। क्या सुहेल भाई कभी मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकते थे? एक रात की बात है, मैं सो रही थी
तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में कोई घुस आया है। वो इंसान धीरे धीरे चलता हुआ मेरे बिस्तर के पास आ गया। मैंने जल्दी से अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखने लगी। कमरे में कोई नहीं था, पर मेरे कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मैं हमेशा सोने से पहले दरवाजा बंद करती हूँ, फिर ये अपने आप कैसे खुल सकता है? मैं नींद भरी आंखों के साथ उठी और दरवाजा बंद करके वापस अपने बेड पर आ गई। मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगी, पर जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मुझे फिर से अपनी अम्मी के आसपास होने का एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बगल में बिस्तर पर बैठा है और अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा है, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। इस सब से मैं बहुत डर गई थी और मेरा गला सूखने लगा था। मेरे कमरे में पानी नहीं था, इसलिए मैं पानी लेने किचन में जा रही थी। जैसे मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला, उसी समय सुहेल भाई भी अपने कमरे से बाहर निकले और मुझे देखकर बोले, मरियम, तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे बस ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में कोई है। और इतना कहकर मैं पानी लेने चली गई। पानी पीने के बाद मैं वापस कमरे में आई तो सुहेल भाई भी मेरे पीछे पीछे आ गए और बोले, मरियम, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं तुम्हारे पास सो जाऊंगा। मैंने कहा, नहीं भाईजान, आप अपनी नींद खराब मत करो। पर वो जिद करने लगे कि तुम मेरी छोटी बहन हो मरियम, मैं तुम्हें किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर लेट जाऊंगा। जब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो आखिरकार मैं अपने बिस्तर पर चली गई और वो अपनी तकिया और कंबल लेकर सोफे पर लेट गए। मैं आंख बंद करके लेट गई। थोड़ी देर लेटने के बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे सिरहाने बैठा है और लगातार मुझे देख रहा है। उसने मेरे बालों और चेहरे को सहलाया, पर यह सब मुझे किसी सपने की तरह लग रहा था, इसीलिए मेरी नींद नहीं टूटी। सुबह जब मैं उठी तो भाईजान सोफे पर ही लेटे हुए थे। मेरे कपड़े अस्त व्यस्त थे, पर शुक्र है कि मेरा शरीर दुपट्टे से ढका हुआ था। और हैरत की बात यह थी कि आज इतने दिनों के बाद मैं चैन की नींद सोई थी। आज मैं बहुत खुश थी। मुझे इसकी वजह पता नहीं थी, पर कुछ तो था जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तब तक सुहेल भाईजान भी उठ गए और मुझसे बोले, क्या हुआ मरियम, आज तुम बहुत अच्छे मूड में लग रही हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जिस बहन को आप जैसा भाई मिलेगा वो खुश क्यों नहीं होगी। उठने के बाद मैंने घर का सारा काम खत्म किया और बाहर बरामदे में बैठ गई। जब मैं बैठी हुई थी तभी सुहेल भाईजान मेरे पास आए और बोले, आओ मरियम, तुम्हारे बालों की तेल मालिश कर देता हूँ। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। पर अब मुझे उनकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो दिन भर मेरे आसपास रहना चाहते थे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ घूमना भी बंद कर दिया था। मैंने कहा, नहीं भाईजान, तेल मालिश करना आपका काम नहीं है। आप बाहर जाओ और अपने दोस्तों के साथ घूमो। पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और खुद ही मेरे बालों से हेयर क्लिप निकाल दी और बोला, मरियम, चुपचाप मेरी बात मान लिया करो। ऐसे भाई किस्मत वालों को ही मिलते हैं। जब तुम्हारा भाई तुम्हारे खूबसूरत रेशमी बालों की मालिश करना चाहता है तो तुम्हें क्या दिक्कत हो सकती है? इससे तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। उसने मुझे उठाया और कमरे में ले गया। मैं तकिया लेकर बिस्तर पर लेट गई। मेरे बाल बिस्तर से नीचे लटक रहे थे। वो मेरे सिरहाने बैठ गया और मेरे बालों की मालिश करने लगा। वो बड़े प्यार से मेरे बालों की मालिश कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथों में कोई जादू हो। मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैं नींद की वादियों में खोती जा रही थी। उस तेल की खुशबू भी बहुत तेज थी। मैंने उनसे पूछा, ये कौन सा तेल है भाईजान? उन्होंने कहा, ये बहुत ही स्पेशल तेल है मरियम। ये सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारे खूबसूरत बालों के लिए बना है। उनकी बातें बहुत मीठी थीं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसी बात कर रहे हैं। खैर, मालिश के दौरान ही मुझे नींद आने लगी। कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो मेरा पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों पर बहुत ज्यादा वजन रख दिया गया हो। मैं धीरे से उठकर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। मैं बाथरूम जाने के लिए उठी तो फिर से बेड पर गिर गई। मेरी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत मेहनत की हो। बड़ी मुश्किल से मैं बाथरूम में गई और फ्रेश हुई। जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो लिविंग रूम से मुझे फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी, पर घर में मेरे और सुहेल भाईजान के अलावा और कोई नहीं था। फिर वो किससे बात कर रहे थे? मैंने चुपके से लिविंग रूम में जाकर देखा तो सुहेल भाईजान अपने किसी दोस्त के साथ बैठे हुए थे और वो दोनों हंस हंस के बातें कर रहे थे। सुहेल भाईजान ने मुझे नहीं देख पाया था और इसके बाद मैं पानी पीने के लिए किचन में आ गई। जब वो आवाजें बंद हो गई तो मैं फिर से लिविंग रूम में गई, पर वहां का नजारा देखकर मैं हैरान रह गई। सुहेल भाईजान का दोस्त जा चुका था और वो सोफे पर बैठकर पैसे गिन रहे थे। उनके हाथों में ढेर सारे पैसे थे और वो उन पैसों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। अगले ही पल उनकी नजर मुझ पर पड़ी और वो चौंक गए। उन्होंने जल्दी से वो सारे पैसे अपने पेंट की जेब में डाल दिए और बोले, अरे मरियम, तुम उठ गई? मैंने उनकी जेब से वो सारे पैसे निकाल लिए और उनसे पूछा, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए भाईजान? वो नजरें चुराते हुए बोले, मरियम, तुम प्लीज अम्मी को ये सब मत बताना। उसकी ये बात सुनकर तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि ये हराम की कमाई है।
मैंने आवाज सख्त करते हुए कहा, अम्मी को तो नहीं बताऊंगी, पर पापा को जरूर बताऊंगी। नहीं तो मुझे सच सच बता दो कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं। वो डर गया और बोला कि मेरे दोस्त ने कई साल पहले मुझसे पैसे उधार लिए थे, बस वही लौटाने आया था। मुझे पता था कि सुहेल भाईजान झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैंने अम्मी और पापा को सारी बात बता दी। पापा ने उनसे सारे पैसे ले लिए और उन्हें बहुत शर्मिंदा किया। उस रात उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और जल्दी सो गए। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी, तभी सुहेल भाईजान अपने कुछ दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुए। उस वक्त मैं अपना दुपट्टा उतारकर बर्तन धो रही थी। वो सब हंसते हुए आए और सीधा लिविंग रूम में जाकर बैठ गए। मैंने जल्दी से दुपट्टा डाल लिया और सुहेल भाईजान को किचन में बुलाया और उनसे कहा, ये क्या तरीका है भाईजान? जब तुम्हें पता है कि अम्मी और पापा अभी घर पर नहीं हैं, फिर भी तुम इन लोगों को घर ले आए हो? वो बोले, जब तुझे मेरी फिक्र नहीं है तो मैं तेरी परवाह क्यों करूं? और वैसे भी ये घर मेरा है, इसलिए यहां मेरी ही चलेगी। अब कान खोल के सुन, बाहर मेरे खास दोस्त बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए कुछ अच्छा सा बना दे, और हाँ, खाना रखने भी तू ही आएगी। सुहेल भाईजान का ये नया रूप देखकर मैं दंग रह गई थी। वो इतनी छोटी सी बात पर इतना कैसे बदल सकता है? मैं उससे नाराज थी, पर फिर भी मैंने उसके दोस्तों के लिए स्वादिष्ट पकवान बना दिए। जब मैं खाना लेकर बाहर आई तो मैंने देखा कि उनके दोस्त मुझे बार बार घूर रहे थे। वो सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे अभी कच्चा ही खा जाएंगे। खाना रखकर मैं जल्दी से अंदर भागी और अपने कमरे में बंद हो गई। मैं बहुत सहम गई थी। कुछ देर बाद लिविंग रूम से आवाजें आनी बंद हो गईं। मैं तुरंत उठकर सुहेल भाई के कमरे में गई और उन पर भड़क उठी। मैंने कहा, अगर तुम्हारे ये दोस्त दोबारा मुझे इस घर में दिख गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसने एक हाथ से मेरा मुंह दबा लिया और अपने चेहरे के पास ले जाकर बोला, वो दोबारा नहीं आएंगे, पर तुम इस बारे में अम्मी पापा को कुछ नहीं बताओगी। और इतना कहकर बाहर चला गया। मैं वहीं सोफे पर बैठकर ये सोचने लगी कि आखिर कैसा लड़का है, कभी प्यार जताता है तो कभी नाराज हो जाता है। एक रोज की बात है, हर दिन की तरह मैं अपना सारा काम खत्म करके लेटी हुई थी। तभी अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैंने आंख खोली तो सुहेल भाईजान मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मालिश कर रहे थे। मैंने उन्हें ऐसा करने से रोका, पर वो कहने लगे, मरियम, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, पर इस घर में मेरे अलावा और कोई भी तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा। मुझे पता है तुम बहुत थक गई हो, इसलिए मुझे मालिश करने दो और तुम सो जाओ। भाईजान इतनी अच्छी मालिश करते थे कि मुझे तुरंत सुकून मिल जाता है। मैंने आंखें बंद कर लीं और पल भर में सो गई, पर जब आंख खुली तो दिल सहम गया। मेरे सारे कपड़े अस्त व्यस्त थे और मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मेरे बिस्तर पर किसी के कपड़े और परफ्यूम पड़ा हुआ था, पर यह किसका सामान था? इससे पहले कि मैं कुछ और सोचती या कहती, मेरे सिर में इतना तेज दर्द हुआ कि मैं फिर बिस्तर पर गिर पड़ी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा दे दी हो। बेहोशी की हालत में भी मैं ये महसूस कर पा रही थी कि कोई मुझसे फुसफुसा रहा था, पर मैं पहचान नहीं पा रहा थी कि कौन बोल रहा है। मुझे सिर्फ सुहेल भाईजान की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे कमरे में मौजूद थे और मुझे जगाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब मैंने आंख खोली तो पूरा दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले अपने बिस्तर की तरफ देखा, जहां शर्ट और परफ्यूम थे, पर अब वहां कुछ भी नहीं था। आखिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था जो मेरा पूरा शरीर दर्द होने लगता था और ऐसा लगता था जैसे मैंने अभी नहाया हो। मेरी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। मेरी खराब तबीयत देखकर अम्मी ने कहा, मरियम, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं कल ही तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगी ताकि हमें पता चल सके कि तुम्हें क्या दिक्कत है। उस रात मैं बार बार जाग रही थी और ठीक से सो नहीं पा रही थी। अगले दिन मेरे अम्मी पापा हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए, क्योंकि शायद उन्हें मेरी परवाह ही नहीं थी। मैं खुद हिम्मत करके डॉक्टर के पास गई, जहां अल्ट्रासाउंड से पता चला कि मैं गर्भवती हूं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। आखिर मेरे साथ ये सब कौन कर सकता था? मेरी शक की सुई सुहेल भाईजान पर जा रही थी, क्योंकि घर पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं होता था। पर वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? मैं तो उन्हें अपना सगा भाई मानती हूँ, पर यह बात भी किसी से छुपी नहीं थी कि वो मेरे सौतेले भाई हैं। ऐसी बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने अम्मी पापा को क्या और कैसे बताऊं। मैंने हिम्मत करके गर्भपात से पहले बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया, तो उससे पता चला कि बच्चा सुहेल भाईजान का नहीं बल्कि किसी और का है। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतनी बहियात हरकत किसने की है, इसलिए मैंने पता करने की सोची। मैंने घर में किसी को पता नहीं चलने दिया कि मेरे साथ इतना कुछ हो चुका है। आज भी मैं रोज की तरह अपने कामों में लग गई थी। काम खत्म करके जैसे ही मैं अपने कमरे में गई, सुहेल भाईजान तेल लेकर मेरी मालिश करने आ गए। मैंने अपने मोबाइल को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया था ताकि सारी रिकॉर्डिंग हो जाए। वो मेरे सिर की मालिश करने लगे। मैंने बहुत कोशिश की कि नींद ना आए, लेकिन तेल में शायद बेहोशी की दवा थी
और जैसे ही मुझे इसकी गंध आई मैं तुरंत बेहोश हो गई। मुझे काफी घंटे बाद होश आया। रोज की तरह आज भी मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। अम्मी पापा भी आ चुके थे। मैंने समय न बर्बाद करते हुए सबसे पहले कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी और उसे देखकर जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरी रूह कांप गई। मेरे बेहोश होने के बाद सुहेल भाईजान अपने उन सभी दोस्तों को मेरे कमरे में ले आते थे। वो सब बारी बारी मेरे साथ गलत काम करते थे और सुहेल भाईजान वहीं खड़े होकर सब देखते थे। उस दौरान मेरे साथ हर वो घिनौना काम किया जाता था जो एक लड़की अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। काम खत्म होने के बाद वो सारे दोस्त सुहेल भाईजान को ढेर सारा पैसा देते थे। इतना सब कुछ देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत उठकर सुहेल भाई के कमरे में पहुंची और उनको बार बार थप्पड़ मारने लगी। थप्पड़ों की आवाज सुनकर अम्मी पापा भी सुहेल भाई के कमरे में आ गए और पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो बोले, मरियम पागल हो गई हो क्या? क्यों मार रही है उसे? मैंने रोते हुए उन्हें वो वीडियो दिखाया कि देखो ये शर्मनाक इंसान मेरे साथ क्या कर रहा है। वो इंसान जिसे मैं अपना भाई मानती हूँ, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी इज्जत नीलाम कर रहा है। वीडियो देखकर अम्मी फर्श पर गिर पड़ी और सुहेल भाई के पापा सीना पकड़कर बैठ गए। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके बेटे ने उनकी सौतेली बेटी के साथ ये सब किया है। उन्होंने उसे खूब पीटा और बोले, अरे कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसी बदसलूकी नहीं करता जो तूने अपनी बहन के साथ किया है। तभी सुहेल भाईजान गुस्से में बोले, मैंने उसे कभी अपनी बहन नहीं माना। मुझे बस पैसों की जरूरत थी और लोग उसके लिए लाखों रुपए दे रहे थे। मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। उसकी ये बात सुनकर पापा ने उसे फिर से मारना शुरू कर दिया। वो पूरी तरह से बेहाल हो चुका था। उसने जैसे तैसे खुद को छुड़ाया और घर से भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। मैं सिर पर हाथ रखकर रो रही थी। सुहेल ने मेरे साथ जो घिनौना खेल खेला उसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। मैं ये बात मरते दम तक नहीं भूलूंगी कि मेरी मासूमियत छीनने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई था। मैं इस कहानी के जरिए सबसे यही कहना चाहूंगी कि जमाना बहुत खराब है। हर मोड़ पर इज्जत नोचने वाले भेड़िए बैठे हुए हैं। ऐसे भेड़ियों से अपनी माँ बहनों की सुरक्षा रखना आपका काम है, इसलिए उनके रक्षक बने, भक्षक नहीं। अगर लड़कियां घर में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगी तो फिर वो कहाँ जाएंगी? इस पूरे मामले में गलती किसकी थी? मेरे अम्मी पापा की जो पैसे कमाने के चक्कर में अपने बच्चों के प्रति पूरी तरह से लापरवाह हो गए थे, या फिर मेरे उस भाई की जो पैसों की लालच में ये भूल गया था कि वो अपनी बहन की इज्जत की नीलाम कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आगे ही ऐसी रोमांचक कहानी